बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस जमा करवा दिया। रेफरेंस के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा ने पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों के मामले पर जानबदाराना रवैया अख्तियार किया। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस ओहदे के काबिल नहीं है, इन्हें हटाने का हुक्म जारी किया जाए। यह पार्टी का मौकफ है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने कल फरमाया था पार्टी चेयरमैन और पार्टी के बयानिए में तजाद है। पार्टी यह समझती है कि अगले इलेक्शन इस चीफ इलेक्शन कमीशन की निगरानी में नहीं होने चाहिए, जबकि चेयरमैन का कहना है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं। तो फिर किसकी बात को असल मौकफ माना जाए? दूसरी तरफ आज वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने भी ज़िमनी इलेक्शंस को मशकूक करार दे दिया। ये 2018 के इंतखाबात की तरह इन ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलत कारी की गई है। सियासत का नूरी नत कोच है, उसका कोच आप समेत सब लोग ये कहते थे कि इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि कोच बड़ा अच्छा खिला रहा है और बड़े अच्छे डायलॉग लिख के दे रहा है, इसलिए तो वो इलेक्शन जीत रहा है। क्या वाकई अब भी सहूलतकारी हो रही है? ये दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे, जबकि कराची के बल्दियाती इलेक्शन तीसरी बार भी मुलतवी हो गए। क्या 7 अजला के इलेक्शन इतना मुश्किल है? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और कराची में 11वीं इंटरनेशनल दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 15 नवंबर को शुरू हो गई। ये 4 साल के तातुल के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट है। इसमें क्या क्या होगा, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। दुरानी साहब अगर आप इजाज़त दें तो ख्वाजा साहब से पहले मैं स्टार्ट कर लूँ। ख्वाजा साहब ये फरमाइए सर, आज ये खबर गर्दिश कर रही थी, बल्कि कल से गर्दिश कर रही थी कि एमक्यूएम अब गवर्नमेंट से नाराज़ हो गई है और अब इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहेगी और गवर्नमेंट को छोड़ देगी। लेकिन फिर आज ये पता चला कि नहीं, गवर्नमेंट के साथ आपका समझौता हो गया। तो ये समझौता कितने दिनों के लिए? जाहिद भाई देखें, तमहीद थोड़ी सी गुजारिश करूंगा तमहीद की, कि वो ये कि हमारा पीटीआई के साथ एक 3.5 साल का एक मुआहदा था। बदकिस्मती से खान साहब की हुकूमत कायम ही न रह सकी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, या तो हम तीसरी कुव्वत को जगह देते या जो अवेलेबल डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी जिनको ऐवानों में वोट मिला है उनके साथ दोबारा से बैठ जाते। गो के हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इस मुआहदे के ऊपर, लेकिन वही मुआहदा जो खान साहब से किया वही पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से किया, और मौलाना फजलुर रहमान, कालिद मक्सी साहब, बुक्टी साहब सबको ऑन बोर्ड रखा। बिलावल साहब थे, ये सिग्नेचर हुए। लेकिन अलमिया इससे बड़ा ये है कि हमारे मुआहदे में जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जिसमें चीफ जस्टिस बैठे थे, उन्होंने 4 साल बाद एक फैसला दिया। और हमारा निजाम इंसाफ देखिए कैसा है कि हम उस फैसले की फोटोकॉपियां करा के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं और मीडिया पे चीख रहे हैं कि भाई इस पे अमल दरामद कर लो। और ये इस मुआहदे में ये नहीं है 4 एमएनएस की तरह कोई वजारत आला मांग रहा था जो कि पीटीआई ने भी दी, कोई 4 एमएनएस से शहबाज शरीफ साहब से वजारत आला मांग रहा था। हमने ऐसे कोई मुतालबा नहीं, आम आदमी का मुतालबा था, उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है जिससे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दे? देखिए, अदालत का फैसला है कि 140A की को तशरीह की अदालत ने, उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है हम चाहते हैं मनोवन सिंध गवर्नमेंट भी और बाकी सूबे भी उस पर अमल दरामद करें। चलें बाकी सूबे ना करें, पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट का डायरेक्शन है ना, ये हमारा मुआहदे का नुक्ता नंबर 1 था। बहरहाल उसमें जैसे तैसे पीपल्स पार्टी ने आपके मायदे में जो रुकावट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआहदे पे अमल नहीं करेगी, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा इससे। अब आप बताइए जावेद भाई कि अल्लाह करे आपके अल्फाज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहे हो कि इतनी बड़ी अदालत के फैसले के बाद भी जावेद चौधरी भाई आपके तहफ़्फ़ुज़ात कि वो अमल नहीं करेंगे, ये हमारे निज़ाम इंसाफ पे बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली लॉस है सर, उसमें नुकसान है उसको। सर आइन और कानून की बालादस्ती भी तो कोई चीज है। आखिरकार इसमें शहबाज शरीफ साहब की खामोशी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की खामोशी, ये भी सवालिया निशान है। तो हम ये तहफ़्फ़ुज़ात लेकर
चीफ मिनिस्टर के पास भी जाते हैं, जरदारी साहब के पास भी जाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि भाई 3.5 साल पीटीआई के साथ गुजर गए, ये साल 6 महीने की हुकूमत और है, अदालत की हमें सपोर्ट है, कर जाए इसको, अल्लाह का नाम ले, कराची तक कश्मीर आम आदमी बाइख्तियार हो जाए। तो यही हमारी गुजारिश भाई है। साहब, आपका कन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है ना, और आप ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट यानी वफाकी गवर्नमेंट पूरा जोर लगा के या मौलाना फजलुर रहमान या मियां शहबाज शरीफ साहब ये इंप्लीमेंट करवा दें आपका फैसला जो है। जी हाँ, क्योंकि हमारे मुआहदे पे इन सब के साइन है। ठीक, लेकिन खान साहब ये जमात इस्लामी का आज उन्होंने दावा किया है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन कराची के हैं वो सिर्फ आपके दबाव की वजह से वो मनसूख हो रहे हैं और तीसरी बार मुलतवी हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि आप दबाव डाल रहे हैं और जब तक आपका मेयर नहीं होगा या आपको इंश्योरेंस नहीं होगी कि आपका मेयर बन जाएगा उस वक्त तक आप इलेक्शन नहीं कराची में चाहते। जावेद भाई, हमने दबाव डाला है इलेक्शन कमीशन में अपील के जरिए, हम दबाव डालते हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर। अगर हमारी कहीं अपील मंजूर होती है तो उसका मतलब है आईन और कानून के तहत हमारी बात ठीक है, लेकिन हमारी अपीलें तो इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद हुई हैं। भाई, मसावी डीलिमिटेशन करने में जमात इस्लामी को क्या तकलीफ है? जमात इस्लामी इस शहर की बात क्यों नहीं करती है कि इस शहर की यूसी 90,000 की है और जामशोरों की यूसी 25,000 की है? इस पे जमात इस्लामी क्यों नहीं आवाज उठाती कि मेरी 3 वोट को 1 वोट गिना जा रहा है? इसी तरीके से 140 की जमात इस्लामी क्यों नहीं बात करती? वजह मैं आपको बताता हूं। पीटीआई और जमात इस्लामी को सिर्फ जीतने की हवस है, शहर में डिलीवर करने का उनके पास ना टूल है ना वो ये मुतालबा कर रहे हैं। उन्हें तो बस ये है कि किसी तरीके से बस हम जीत जाएं। भाई, जीत के करोगे क्या? नेमतुल्लाह साहब के निज़ाम की डिमांड ही कर लो कम से कम, जिसमें उन्होंने डिलीवर किया। तो इसलिए जमात इस्लामी का जो मुतालबा है वो मुनाफिकाना है। दुरानी साहब ने मुझे पूछना है, दुरानी साहब से पूछ रहे हैं। दुरानी साहब, ये देखें, आपने इलेक्शन लड़ा और ज़िमनी इलेक्शन में आपने 6 सीटें भी हासिल कर ली, कराची की सीट आप लूज कर गए, नहीं जीत सके, लेकिन एक जीत गए, एक आप लूज कर गए। अब एमकेएम देखें आज गवर्नमेंट से डिस्टेंस पे है, अगर आप असेंबली में होते तो इस वक्त एमकेएम आपके साथ होती, दोबारा हुकूमत में आ जाते आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है एमकेएम जो वो कीमत भुगत रही है हमसे दूर जाने की, वो उनको इलेक्शन में उन्होंने देख लिया और कुरंगी में तो बिल्कुल ही देख लिया। मैंने जब जलसा देखा शाह फैसल कॉलोनी तो मुझे अली जैदी कह रहे थे कि वो जगह थी जहाँ पे एक बंदा हमारा खड़ा नहीं हो सकता था, ये वो जगह थी, और वहाँ पे वो मैदान खचा खच भरा हुआ था पीटीआई के वर्करों से। यस, एमक्यूएम तो ख़त्म होगी, तबाह होगी वहाँ पे। तो ये बिल्कुल हुकूमत का साथ दें जी, उनके साथ रहे। हम तो कहते हैं आगे भी साथ रहे, और जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे मुड़ के ना देखेंगे, क्योंकि महंगाई के लिए कह के गए थे जी, महंगाई है बहुत ज़्यादा। अभी तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इन्होंने उनका साथ दिया है और उनकी मुकद्दर इनको भी हासिल। एक मुआहदा आपके साथ किया, आपने पूरा किया, उनके पास दूसरा ऑप्शन यही था कि दूसरे देखिए ये तो हीले बहाने हैं, ये तो गुफ्तगू है, टीवी टॉक शो की गुफ्तगू है। एमकेएम के साथ तो ज्यादती हो रही है, पहले आप कर रहे थे, अब ये गवर्नमेंट कोई ज्यादती नहीं हो रही। एमक्यूएम अपने साथ खुद ज्यादती कर रही है, और इससे बड़ा जुल्म अपने साथ एमक्यूएम नहीं कर सकती थी। एक पार्टी अपने आप को जब खुद ख़त्म करने की ऊपर तुली हुई हो, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और ये खुद अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम इनकी मदद नहीं कर सकते। जो इन्होंने पोजीशन चेंज की है कराची में, इनको कोई देखना नहीं चाहता अभी इस वक्त। हाँ, मैं अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा था, हमने एक सर्वे करवाया, मैं सर्वे में हैरान रह गया जी। ये अभी जमात इस्लामी की बात कर रहे थे, हमारे जो फर्म सर्वे कर रही थी वो कहते जी अभी लोकल गवर्नमेंट में आप क्या मांग रहे हैं कि ये लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये रजीम चेंज पे बात करें जी, खुद मुख्तारी ये खुदारी की बात है, इमरान खान का मैसेज है वो बताएं। और ये क्रॉस कराची सर्वे था, और एमक्यूएम कहीं भी नहीं थी, ये इन्होंने अपने आप साथ किया। अगर आज आपके साथ होते तो आज एमक्यूएम मजबूत होती, आपका ख्याल ये? देखिए वो एक और डिफरेंट सिनेरियो है। हमको बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे जब गवर्नमेंट में थे, और उसके बाद जब इन्होंने किया तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी तरफ से समझे कि बस इमरान खान फारिग हो गया है तो हम बहुत ज़बरदस्त फैसला कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह मियाँ की ज़ात है, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा की, और ये सारी अवाम जो है वो उसके पीछे आके खड़ी हुई। और अभी देखें पीडीएम डिसरे में है। ये जो कल एक इलेक्शन बाय इलेक्शन के बाद कराची में इनको शिकस्त हुई, खैबर पख्तूनख्वा अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट सीटें थी जी, मर्दान की स्ट्रॉन्गेस्ट सीट थी, उसमें वो हारे। चारसदा स्ट्रॉन्गेस्ट सीट थी, हार गए। मैंने कि आप देखें JUIF, ANP, MQM, नून लीग वाइप आउट होगी।
अगर एक बच्ची तो पीपल्स पार्टी ने वो धांधली करके एक सीट उन्हें रखी हुई है और वो उसके ऊपर वकील। लेकिन उसमें देखिए दुरानी साहब मसला ये है कि जहां जहां इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, ठीक आप सीट निकाल गए, लेकिन इस जब भी इमरान खान साहब अपनी सीट किसी और के हवाले करेंगे तो हालात वही होंगे जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ है इस वक्त मुल्तान में। देखिए 13 जमातें जो है वो इकट्ठा मिल के इलेक्शन लड़ रहे थे एक बंदे के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो मुल्तान का सिनेरियो, आप असद उमर साहब को बैठा दें वहां पे, किसी सीट पे खड़ा कर लें, उधर भी ये सूरत हाल है। वोट तो इमरान खान का पार्टी में देखिए मुल्तान में भी तो इमरान खान का वोट था ना। देखिए और वाइस चेयरमैन है आपके शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी साहबजादी हार गई। जी जी, उसमें ये था कि अगर आप कैलकुलेशन देखें ना वोट्स की, तो उसमें जो नून लीग का वोट था वो भी था वहाँ पे और पीपल्स पार्टी का भी था, तो ये पीडीएम लड़ रही थी। और उस जो लास्ट इलेक्शन था जब यहाँ से शाह साहब का बेटा जैन जब लड़ रहा था, वो 9000 से जीता हुआ है मूसा से, ठीक है जी, मूसा गिलानी से 9000 से जीता हुआ है। वो सपोर्ट पीडीएम की आई हुई है जिसकी वजह से वो जीत गए, हालांकि उन्होंने जीतना नहीं था। और मैंने आज आप बल्कि वो आते तो मैंने आपके प्रोड्यूसर को फुटेज भेजी हुई थी कि खवातीन पोलिंग स्टेशन में एक खातून के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए उन पर जुल्म कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे। ठीक ठीक है, वो अच्छा टीवी पे चलती रही है वीडियो। कैसे ये फरमाइए सर, ये कराची के जो रिजल्ट्स हैं ना वो बड़े हैरान कौन है कि अब तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का जीत जाना, आपका हार जाना, और उसके बाद दुरानी साहब का ये कहना कि आप तबाह बर्बाद हो गए अपने कराची शहर में और आपने अपने साथ जुल्म किया। तो सर क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास, क्या जवाब है इसका? दुरानी साहब को मैं गुजारिश करूं तो पहले तो जाहिर है मेरे लिए बड़े मोहतरम है, शाह फैसल पता नहीं कितनी बार आए, हमारा तो घर है, हमने तो वो जलसा गाह भी देखा है। अगर इनके हिसाब से बड़ा कामयाब जलसा हुआ है तो जावेद भाई, हमारा तो चले ऑपरेशन हुआ, 22 अगस्त हुआ, पार्टी में इख्तलाफात हुए, ये जब इमरान खान साहब जैसी हमारे पास थी ना पॉपुलैरिटी, तो हमारा तो एक कारकुन 2-2 लाख वोट लेता था, 2-2 लाख 1.5 लाख। अब आप उसे कुछ भी कहें, आपका अगर लीडर इतना पॉपुलर है, 5,80,000 वोट में से आपके लीडर ने 50,000 वोट लिए हैं, चले मैं आपकी जीत मान लेता हूं, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी अंधी नहीं मानता मैं। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि आप मजीद हैरान होंगे कराची में, बल्कि आप फरमा रहे थे हरियाण, तो वो हैरान होंगे आप, क्योंकि एमकेएम जो है ना वो दिलों में आती है, समझ में नहीं आती है। इसी एमकेएम को आपका वजीर आजम हमने बनाया, जिस एमकेएम को आप जिंदा लाशी कहते थे ना, सीढ़ियां चढ़कर आए थे। तो सियासत में लबो लहजे को इतना जरूर कंट्रोल रखें कि कल को दोबारा नहीं हाथ पैर जोड़ने पड़ जाए हमारे। बाकी रहा एमकेएम का किसी से इत्तेहाद नहीं है, एमकेएम 20,000 वोट लिए, अपने वोट लिए, ठीक है, हार जीत होती रहती है। इससे पहले क्या खान साहब एक सीट पे एमएनए नहीं थे? क्या पीपल्स पार्टी 17 पे पंजाब में नहीं महदूद हो गई थी पूरे पाकिस्तान में? एमकेएम का 92 के ऑपरेशन में क्या एमकेएम की सीटें नहीं चुनी? 2002 में इशू ये है कि अगर 5 लाख के वोटर्स के हल्के में इमरान खान साहब ने 50,000 वोट लिए हैं, तो आप भी तो देखें ना सर, जो जहां 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख वोट होते थे, वहां पे कहां आ गए आप? तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी पे गौर करना पड़ेगा। अब तो जावेद भाई कवर कर लेंगे। आप जो इस वक्त कलाबे मिला रहे हैं आसमान की, 5 लाख नहीं है, 5,80,000। आपने 10% वोट लिए हैं। 10% वोट पॉपुलैरिटी नहीं होती है, 90% वोटर तो निकले ही नहीं घर से, तो आपकी पॉपुलैरिटी किधर से आ गई है? और ये जो जलसा किया आपने 8-10 हजार का जलसा, बोलिए दुरानी साहब, मसला ये वही कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा हल्का है, इतने पॉपुलर हैं, तो सारे ही वोटर बाहर आ जाते और आपको वोट देते, आप कहते कि लें जी पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये इंशाल्लाह ख्वाहिश भी अल्लाह मियां की पूरी कर देगा, जब होने दे इलेक्शन होने दे, ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। देखें, हमेशा पार्टी जब हारती है तो उसका थिंकिंग मोड ऑन हो जाता है कि क्या वजूहत हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि एमकेएम के हमारे जो दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारे साथी रहे हैं, वो मेरे ख्याल उस थिंकिंग मोड में जाना नहीं चाह रहे, और ना वो सोचना चाह रहे हैं, और ना रियलिटी कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। देखें चौधरी साहब, इस मुल्क में सारों को पता था कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना। जिसने उसको वोट किया उसको पता था कि ये असेंबली में नहीं जा रहा। ये रिएक्शन है इनके खिलाफ, ये पब्लिक ने अपना गुस्सा उतारा है इनके ऊपर। अभी ये गुस्से में इमरान खान खड़ा है आगे, अगर उस गुस्से में इमरान खान साइड पे हो जाए कि इनको गुस्से की समझ आ जाएगी, इलेक्शन तो कराए, इनको पता चल जाएगा। जिस दिन इलेक्शन, अभी मुझे बताएं कराची का इलेक्शन क्यों डिले किया उन्होंने? आप इन्होंने गवर्नमेंट ने किया, नहीं ये तो नेचुरली ये गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, ये गवर्नमेंट है। मैं आपको पता है मेरा मजाक बन गया, मैं लोकल बॉडी के लिए मुझे बुलाते थे, ये कराची में इन्वाइट करते थे कि आप आए। मैं 3 दफा गया, मैं पहुंचा था, इलेक्शन वो हो गया जी, पोस्टपोन हो गया, इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, इलेक्शन पोस्टपोन हो गया।
हमने आज एक पिटीशन जमा कराई, उसमें जिक्र ये किया हुआ कि जी खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ पड़ रही थी तो आपने पोस्टपोन नहीं किया, इनके लिए आप बारिश के भी पोस्टपोन कर रहे तो आपका ख्याल ये है कि एमकेएम के लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है? पीपल्स पार्टी भी शामिल है इसमें। पीपल्स पार्टी अभी इस वक्त तो जी खौफ में मुब्तला हैं। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का खौफ है, अगर ये समझते हैं कि जी हम एक जमहूरी तरीका है तो इलेक्शन करा दें। अभी ये 140 आपका ख्याल है कि अगर इलेक्शन हो जाए कराची में तो मेयर आपका बन जाएगा इंशाल्लाह, और ये नहीं चाहते कि कराची जैसे शहर पे पीटीआई का मेयर आ जाए? देखिए इस वक्त जो है मेयर के लिए जो मैच जो चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, वो तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के साथ है। ये दो पार्टियां तो है ही नहीं है किसी रन में। ये आप ग्राउंड में जाके किसी, आप तो माशाल्लाह बड़े तजर्बेकार साहब, आप पूछे ग्राउंड में रियलिटी क्या है, इनका तो नाम ही कहीं भी नहीं है। ये तो ऐसे ही अभी इस वक्त फेस सेविंग खेल रहे हैं। तो आपका ख्याल ये है कि ये इलेक्शन जो मुलतवी किए हैं ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किए, ये पीडीएम ने किया? इलेक्शन कमीशन जो है वो टीम है पीडीएम की। इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले, अभी ये जो इलेक्शन हुआ है ना जी, ये इलेक्शन भी मैं आपको जो साहब बताऊं, आप अपने कैमरामैन भेजें ग्राउंड पे, जो फुटेज देखें, इनकी कैंपों में लोग ही नहीं थे तो वोट किन्होंने डाले हैं? वो कोई बात नहीं कर रहा। आप जो है उस प्रोसेस को देखें, सारे लोग तो पीटीआई कैंप में थे, दिन में इनके बंदे ही नहीं निकले ना, वो वोट कर रहे हैं। फिर देखें जी 20,000 वोट निकला है, 25,000 वोट निकला है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया। ठीक। अच्छा वैसे रोहन साहब, मैंने ब्रेक ले ली, लेकिन खाई साहब आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन, ये पीटीआई का ये कहना है कि ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन मुलतवी नहीं कर रहा, ये पीडीएम यानी आप लोग मिलकर मुलतवी कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वहां पे जमात इस्लामी या पीटीआई का मेयर बन जाए कराची में। और इसी वजह से इन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हैं और इनका ये कहना है कि उनको फारग किया जाए। तो अब जब इतना कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खाइसा ये फरमाइएगा सर, ये अगर इलेक्शन कमिश्नर 7 इजला में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकते और 3 मरतबा उस इलेक्शन को मुलतवी कर देते हैं, तो फिर तो पीटीआई की बात दुरुस्त है कि उनको रिमूव करके उनकी जगह नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए? पहली चीज तो देखें कि माशाल्लाह पीटीआई की बातें तो लोगों को भी याद हैं। मैं हमारे इत्यादी हैं, मगर इतनी बात जरूर करूंगा कि आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई जमहूरी वजीर आजम थे, तो भाई वो जहांगीर तरीन साहब जहां जहां जा रहे थे ना, वो हमारे पास भी आए थे। तो आप इस गलतफहमी से तो पहले निकल जाएं कि आप जमहूरी वजीर आजम या जमहूरी ताकत हैं। आपका बयानिया पॉपुलर जो हो रहा है, हमें खुशी है कि इस वक्त हम आपके साथ नहीं है। नहीं, ये जमहूरी वजीर आजम नहीं थे भाई साहब। जावेद भाई, आप भी मुझसे पूछेंगे कि जमहूरी वजीर आजम थे तो नहीं, मैं तो आप ही से पूछूंगा ना कि आप तो इनके साथ थे, आप तो इनके वजीर थे, आप तो कैबिनेट में बैठे हुए 3 वजीर थे आके, बल्कि 4 थे। जी जी जी, 4 वजीर थे। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन पे अगर हमारी इतनी चल रही होती ना, तो हम वो एमए का इलेक्शन भी रुकवा देते ना। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप जाएं, हमारी तो 2 अपीलें इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी हैं। हमने तो कहा हल्का बंदियां मसाबी करो, हमें तो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दिया। हमारी इलेक्शन कमीशन में चलनी होती तो हम तो ये 1 महीना पहले करवा चुके होते। लेकिन मुझे अफसोस की बात है, इसका मतलब ये कि आप इत्तफाक करते हैं कि अगर इलेक्शन कमिश्नर कराची में 7 इजला कराची के, उनमें अगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर जाहिर है फिर चेंज होना चाहिए पूरे इलेक्शन कमीशन को। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा जरूर है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है। वसाइल सूबाई और वफाकी हुकूमत देती है। अगर आपको रेंजर्स नहीं मिल रही है, फौज नहीं मिल रही है, पुलिस नहीं मिल रही है, ये तो एक इंतजामी इशू है। सबसे बड़ी धांधली जो हो रही है, जिसपे पीटीआई वालों को भी बात करनी चाहिए, जो मैंने 2 बातें की कि भाई मेरी यूसी 90,000 की, बाकी यूसी 25,000 की, तो तुम अपनी 3 यूसियों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? भाई आप अपना मेयर ले आओ, लेकिन कम से कम ये मुतालबा तो करो कि कराची की यूसी भी उतनी करो जितनी की और बाकी जिले में। फिर आप इस बात का मुतालबा करो ना जिसमें असद उमर और इमरान खान साहब हमने जबरदस्ती पिटिशनर बनवाए कि भाई 140 के तहत ये सारा लॉ बनाओ, आप ले आओ अपना मेयर। लेकिन आप लोगों की बात तो करो, लोगों के हुकूक की बात तो करो। ये हवस, ये दीवानगी कि जीतेंगे जीतेंगे, जीत के करके लेंगे। भाई जीत के लोगों के लिए खिदमत करो। आप मेयर लाओ, डिप्टी मेयर लाओ, चेयरमैन लाओ, लोगों के हुकूक की बात क्यों नहीं करते हो? मुझे तो गम इस बात का है कि पीटीआई और जमात इस्लामी कराची के हकायक से क्यों मुंह चुराती हैं। कराची के लोग अगर आपको जितवा रहे हैं तो कराची की बात भी तो करो
कराची के लापता लोगों की बात करो, कराची के ऊपर गिरफ्तारियों की बात करो, कराची की हल्काबंदियों ज्यादतियों की बात करो, कराची के जाली डोमिसाइल पे बात करो, कराची की नौकरियों पे बात दुरानी करो। साहब, तो ऐसे ही फरमाइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे क्यों लग गए हैं? क्योंकि कल इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर नए इलेक्शन होते हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन करवा लें और उस इलेक्शन का हिस्सा बने। लेकिन आज ही आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक इलेक्शन कमीशन के नीचे कहा था मेरा ख्याल है। इलेक्शन कमिश्नर तो वही है ना, अगर उनको रिमूव कर दिया तो इसका फैसला कौन करेगा? देखिए राजा रियाज साहब और मियां शहबाज साहब करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जितनी भी डिसीजन हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो सारे के सारे पार्टीजान हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे इस्तीफ़ों का इशू है। इस्तीफ़े जो है हमने, और वो गज़ट नोटिफिकेशन में पब्लिश हुए इस्तीफ़े थे जब कासिम सूरी ने उसको मंजूर किया था। इन साहब ने वो इस्तीफ़े रोक लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। फिर जब राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, उन्होंने इस्तीफ़े भेजे तो उन्होंने 11 जो है इस्तीफ़े उनमें से मंजूर कर लिए, और उसके साथ ही उनकी किस्मत बुरी थी तो ऑडियो टेप भी आ गई जिसमें ये तमाम जो हुकूमती वजीर हैं, राना सनाउल्लाह हो गया और बाकी जितने भी थे, ये गुफ्तगू कर रहे थे इन लोगों का इस्तीफा मंजूर सही है। लेकिन सर एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि स्पीकर जब भेजेगा इलेक्शन कमीशन को तो फिर उसके बाद उसको डीसीट कर देगा इलेक्शन कमीशन। स्पीकर साहब ना भेजे तो नहीं करेंगे। नहीं, देखें गजट में पब्लिश हो गया है तो इनका काम था उनको डीसीट करना। ये पिक एंड चूज जो था ये बनता नहीं है। एक दूसरा एंगल ये है कि इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपने फॉरेन फंडिंग केस जो है प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, उसमें आपने तमाम पार्टियों को फैसला इकट्ठा करना है। उन्होंने सिंगल आउट किया तहरीक इंसाफ को, और बाकी 2 पार्टियों को अभी तक रोक के रखे हुए हैं जो एक्चुअली। तो आपके लिए सिकंदर सुल्तान राय साहब एक्सेप्टेबल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, और किसी सूरत में हो ही नहीं सकते हैं। और अगर फर्ज करें कि अब गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना चाहती है इनके नीचे, तो आपके लिए वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं? मजबूरी हम तो क्या कर सकते हैं, अभी तो ये जबरदस्ती वाली एक फैसला करें ना सर, हम फॉलो मजबूरी पे जाएं या फिर ये कहें कि जब तक ये हैं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। देखिए हमने दोनों प्रोसेस रखे हुए हैं, ओपन है। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ पाकिस्तान की इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शन होने चाहिए और उससे ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। अगर हम ये इलेक्शन नहीं कराएंगे ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। अब देखिए सर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं फेयर हुए हैं, आप जीत गए। किसने कहा? अच्छा, फिर भी नहीं हुआ। देखिए इस तहरीक इंसाफ के जीतने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने ज़रूर काम किया हुआ है, हर जगह पे काम किया हुआ था। मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, आप अपने तमाम फुटेज उठाएं, मुझे बता दें कि कहाँ पे लोग थे तो ये वोट कहाँ से आए। मेरा सवाल। वैसे ये काम अजीबो गरीब सा है कि काम उन्होंने किया, जीत आप गए। हाँ जी, तो देखा वहां अपने वोट को बचा रही है, वो आते हैं तो वोट करते हैं। इस तरह देखिए, आपका कहना है कि आप जीते, इसके बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ये बात है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर का फैसला कैसे होगा सर? फिर नया इलेक्शन ये अभी हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलेंगे। नया कैसे तैनात होगा सर? वो फिर देखें जब देखने का कोई तरीका ही नहीं ना। आइन में एक रूल है, आइन का एक कानून है, आइन का एक ज़ाब्ता है। देखें आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। इसी आइन ने हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू, रिजीम चेंज के थ्रू एक मुसल्लत कर दी हुकूमत, वो इसी आइन के थ्रू आ गई। आइन में देखें अगर हम एक ही तरीका है सर कि आप दोबारा असेंबली जाएं, असेंबली जाके आप अपोजिशन लीडर बने और फिर आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के नए इलेक्शन कमिश्नर का फैसला करें। ये एक लेजिट असेंबली नहीं रही जब से रिजीम चेंज हुई है। सर उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट जो इलेजिटिमेट है उसमें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जी। जब ये साजिश हुई, अभी आपको ये साजिश बड़ी छोटी लग रही है, साजिश बहुत बड़ी है और डीप साजिश है ये, ठीक है। उसमें इन लोगों ने मुबैना तौर पे पैसे जो $350 मिलियन आए, जरदारी साहब लेके गए, लोगों को ख़रीदा, यहाँ पे लोगों को ख़रीद रहे थे। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, पंजाब में एक माहौल क्रिएट किया। यहाँ से ये हमारे दोस्त जो चले गए जिनको महंगाई नज़र आ रही थी, इन लोगों ने छोड़ा और ये चले गए वहाँ पर। अच्छा, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फार्स, कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़, कि आप आइन को इस्तेमाल करते हुए एक सबसे बड़ी पार्टी की हुकूमत को हटाते हुए। वैसे दुरानी साहब, आप लोगों का ना एक जो दलील है वो बड़ी अजीबोगरीब है। वो क्या? कि वो सारे के सारे लोग जब आपके साथ थे, दोनों में से एक बात है, एमकेएम आपके साथ ही ठीक थी। हाँ जी। और काफ लीग का जो एक सेक्टर है वो उस वक्त आपके साथ था, वो ठीक था। बाप पार्टी आपके साथ थी, बिल्कुल ठीक थी। मैंगल साहब आपके साथ थे, बिल्कुल ठीक थे। और ये अपोजिशन जो उस वक्त अपोजिशन जिस वक्त गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे कौमी असम्बली में थे उस वक्त, वो भी ठीक थे। अपोजिशन लीडर आपने मियां शहबाज शरीफ साहब को माना, लेकिन अब क्योंकि वो सारे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली तो आपने कहा सारे इलेजिटिमेट हो गए।
उसी असम्बली के अंदर? देखिए, तरीकाकार की बात है ना, हमने इनको कुछ बुरा तो नहीं कहा ना, ये तो इनकी राइट है पार्टी का, जिस तरफ मर्जी जाएं। लेकिन एक इन्वायरमेंट जब मौजूद थी और उसको डिस्क्लोज कर दिया गया था, एनएसी में आ गई थी बात, उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया था, स्पीकर को लिख दिया गया था, चीफ जस्टिस को लिख दिया गया था, तो एक जिम्मेदारी आ जाती है हर तो आपका ख्याल है जब तक आप असम्बली में नहीं है या आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो असम्बली लेजिटिमेट नहीं हो सकती? नहीं, हम तो कहते हैं इलेक्शन करवा दें, जो भी बनेगा वो ठीक है। वैसे खाई साहब, इनका ख्याल ये है कि इलेजिटिमेट असम्बली है, इसको खत्म करें, खत्म करने के बाद नए इलेक्शन करवाएं, और आप जब तक इनके साथ थे वो लेजिटिमेट थे और अब आप वो नहीं है, इलेजिटिमेट हो गए आप भी। देखिए, मैं तो पहली चीज तो बड़े अफसोस की बात है कि कराची के नाम पे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बहरहाल मैं सिंपल ये बात करूं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमने नहीं गिराई है भाई। पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछ लिया। 18 लोग जाके सिंध हाउस बैठ गए थे, और जब आपने खरीदे हुए लोग लिए थे तो वो खरीदे हुए लोग कहीं और बिक गए, उन्होंने अपनी कीमत कहीं और लगाई। और दूसरी बात ये कि महंगाई तो आपके दौर में थी। आपको भी खरीदा था इन्होंने? हम तो आपका साथ कब छोड़ रहे थे? जब आपके पास रह गए 152 और जाकर हमने आपसे बात की। आप आखिर वक्त में हमें वजारत दे रहे थे, आप गवर्नरशिप दे रहे थे, एक वजीर और दे रहे थे, और पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, लेकिन हमने आपको बताया कि आपके पास ये है नहीं। और आपको देखिए, फैसला ठीक है या गलत? गवर्नरशिप भी आपको ऑफर हुई थी? बिल्कुल, गवर्नरशिप भी आपको ऑफर हुई थी? तशरीफ लाए थे, गवर्नरशिप हमें दे रहे थे, पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी साहब दे रहे थे, मैं तो बैठा था ना वहां, दुरानी साहब को शायद याद हो या ना हो। और दूसरी बात देखें, मसला क्या है, इलेक्शन कमीशन आपने लगाया, नैब का चेयरमैन आपने लगाया, आप आए इंसाफ के नाम पर। मुझे बताएं ना, आपके दौर में सबकी जमानतें क्यों हुई? 600 अरब रुपए के करप्शन के लोग आपके नैब के चेयरमैन में, आपकी हुकूमत के अंदर क्यों उनकी जमानतें हुई? पूरे सियासतदान आपने छोड़े, एक भी सबूत, एक भी केस आपने साबित नहीं किया। फिर आप कहते जी आपको नैब ठीक नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं मिली, हाई कोर्ट खराब मिली, इदारे खराब मिले, इलेक्शन कमीशन खराब मिला, इत्यादि भी खराब मिले, अपोजिशन भी खराब मिली, आपके 40-50 एमपी खराब मिले। अब आप बताएं, मीडिया खराब मिला, हर चीज खराब थी, तो चांद पे बना लेते ना हुकूमत भाई। आप तो 3.5 साल में मुझे ये वादा करके आए थे आप, तहरीक इंसाफ ने एमकेएम को यह वादा किया था वो करप्शन का खात्मा करेगी, लेकिन हुआ क्या? माल खाने तोशे खाने की आपकी स्टोरियां शुरू हो गई, आप लोगों के ऊपर पैसे लगने के इल्जाम शुरू हो गए। आप पे नहीं लगना चाहिए था ना इल्जाम, और जिसने इल्जाम लगाया था उसको कोर्ट में घसीटते आप कि उसने झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दिफा करते रहे। मुझे मुतमईन करते, मैं आपके साथ डटा रहता, लेकिन ना सिर्फ आपने मुझे मुतमईन किया। ये हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है। दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, आपने ज्वाइन किया। खास साथ यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगला जो हमारा सेगमेंट है उसमें कराची के अंदर एक नमाइश हो रही है, दिफाई नमाइश हो रही है। 11वीं दिफाई नमाइश है और चौथे साल के तातुल के बाद हो रही है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट है, इस पे एक वक्फे के बाद बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कराची के अंदर 15 नवंबर से 18 नवंबर तक 11वीं दिफाई नुमाइश स्टार्ट हो रही है और एक बहुत बड़ा ये पाकिस्तान का इवेंट है। 11वीं नुमाइश है और 4 साल के तातुल के बाद ये दोबारा से साथ जुड़ रहा है और ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के इंप्रेशन के लिए और पाकिस्तान के अपने लोगों के लिए, और सारे हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। और इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर हैं इस नुमाइश के, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज मलिक साहब। इजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, इसमें कितने मुल्क शरीक होंगे और हमारी तवक्कुआत क्या है इससे? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा, ये नॉर्मली तो ये हर 2 साल बाद ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन और सेमिनार्स होते हैं आइडियाज के नाम से, लेकिन इस बार कोविड की वजह से हमारा पिछला इवेंट जो है वो पोस्टपोन हो गया था, तो इस दफा हम ये 4 साल के बाद इसका इनेकाद हो रहा है। तो इसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है हमेशा की तरह, और इस दफा हमने जो है इसमें जो मेन गवर्नमेंट साइड से जो इसकी कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है डेपो, उन्होंने बड़ी एफर्ट की और एग्जिबिट के इसमें तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको अप्रोच किया जाए
और ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनली जो अवेलेबल चैनल्स होते हैं उसके थ्रू, बल्कि इस बार हमने इस्लामाबाद में इसकी बड़ी अच्छी एक लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, और उसके बाद फॉलो अप में जितने भी इस्लामाबाद में मुकीम हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, अच्छा, उनके जैसा मैं इसमें देख रहा था कि इसमें चाइना भी आएगा और चेक रिपब्लिक भी होगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उर्दन, पोलैंड, रूस, जनूबी कोरिया, तुर्किया और यूएई और यूक्रेन, अमेरिका और पाकिस्तान जाहिर है। तो ये पेविलियंस होंगे इसके अंदर, और हर मुल्क अपने पेविलियन में अपने दिफाई आलात जो है वो पेश करेगा। क्या करेगा सर इसमें? जी, इसमें जी मैं आपको इसका थोड़ा सा लेआउट स्ट्रक्चर बता दूं कि इसमें हमारे जो हॉल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की गई है कि कुछ हॉल्स को मुख्तस किया गया है कैटेगोरिकली इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स के लिए, और कुछ जो है वो हमारे अपने पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स के लिए है। और जो इंटरनेशनल हमारा इसमें हॉल्स हैं उसके अंदर जो ममालिक जिनकी डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं उसकी ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं, वो उनके यहाँ पर पेविलियंस होंगे। ट्रेडिशनली यहाँ पर जैसे चाइनीज पेविलियन होता है, टर्किश पेविलियन है, और इसी तरह जो बड़े ममालिक हैं उनके पेविलियंस होते हैं, और बाकी जो है एग्जिबिटर्स वो अपनी कंट्रीज को स्टैंड अलोन मोड में वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सारे का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही फरमाइए, जो पाकिस्तान का पेविलियन होगा उसमें हम क्या क्या चीज रखेंगे और कौन कौन सी प्रोडक्ट होंगे जो हम पूरी दुनिया के लोगों को कहेंगे या इंटरनेशनल जो मार्केटर्स हैं उनसे कहेंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं? जी देखिए जी, माशाल्लाह पाकिस्तान का जो हम एक बहुत ब्रॉड बेस्ड डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। इसमें हमारा पीएसी कामरा की रिप्रेजेंटेशन होगी, जो कि दुनिया के उन चंद ममालिक में हमारा शुमार होता है जो फाइटर प्लेन्स खुद बना रहे हैं, JF-17 थंडर, जैसा कि आप और आपके ऑडियंस को पता है। इसके अलावा हमारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वहाँ की रिप्रेजेंटेशन होगी, जो जिनकी एक बहुत अच्छी मार्केट है, बिलखुसूस हाई क्वालिटी स्मॉल एंड मीडियम आर्म्स और एमुनिशन के हवाले से। फिर उसके बाद हमारा HIT है, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, वो उनके टैंक्स, उनकी APCs वो हमेशा से बड़ी एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट रहे हैं हमारे इन इवेंट्स पे। और इसके अलावा सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर तक महदूद नहीं है, इसमें हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने एक्सेल किया है ना सिर्फ स्मॉल आर्म्स में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और बहुत सारा सपोर्ट इक्विपमेंट, जो कि ग्लोबल जो मार्केट है उसके मुताबिक ना सिर्फ ये कि वो उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी जो ऑपरेशनल और टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत शानदार है, बल्कि वो प्राइस में भी कंपेटिटिव हैं दुनिया के किसी भी दूसरे जो है OEM के मुताबिक। तो इसलिए ओवरऑल ये अच्छा, जैसा ये फरमाइएगा कि 2018 का मैं देख रहा था फिगर्स, उसमें 45 मुल्क आए थे और उनके वफूद थे 524, यानी 524 डेलीगेशंस आए थे और 45 मुल्कों से, और 2018 का वो बड़ी सक्सेसफुल थी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये उससे ज्यादा बेहतर होगी या उस जगह पे होगी या उससे कम? जी इंशाल्लाह। देखिए हमें जब हम इसको का अहाता करते हैं इसकी हिस्ट्री का, तो आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इवेंट उस सारे अपनी हिस्ट्री के उन टाइमिंग्स में भी किए जिस वक्त हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थी, जिस वक्त हमारे रीजन में
हालात ठीक नहीं थे, और फिर पर्टिकुलरली कराची शहर की सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी लोगों के कंसर्न होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स, मैसिव सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट्स, कि जिसमें हमने ना सिर्फ ये कि इस इवेंट का इनेकाद किया, बल्कि कराची में इट्स अ मेगा इवेंट, यानी आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि इतने ममालिक के वफूद को वहाँ ठहराना, उनकी लॉजिस्टिक्स, तो ये एक ऐसा इवेंट है जो पूरे कराची शहर को एंगेज करता है और उसे इंटरनेशनल स्टेज पे लेके आता है, जहां पर एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है पाकिस्तान के बारे में और तो कराची के बारे में। इससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा होगा, हमारी तवक्कुआत क्या है इससे, इस इवेंट से? देखिए जी, इसमें इसकी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं कि इसमें सबसे पहली जो मेरा ख्याल है, हमें इस वक्त जैसे ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, तो इसमें जो भी हमारी सेल्स होंगी, क्योंकि इसमें बेशुमार मीटिंग्स पहले से लाइन अप हैं लोगों के साथ, कुछ लोग जब यहाँ आएंगे तो उनकी या क्लोजर डेट्स पे उनकी B2B मीटिंग्स यहाँ अरेंज होंगी, तो उसमें रेवेन्यू जनरेशन जो है, जो पब्लिक सेक्टर हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए हमें बड़ा पॉजिटिव जो है इसमें डेवलपमेंट देखते हैं। उसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन सिर्फ। इजाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।